संध्या बच्चों, तो फिर से आपका स्वागत है। और आप हम जो दूसरी श्रृंखला है, एक बहुत दिनों के बाद आप आपसे उपस्थित हैं, आपके साथ है। तो फिर से हम जो 10वीं कक्षा का जो विज्ञान विषय है, उस विज्ञान का अध्याय नंबर जो 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक से हम फिर से इस श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 में कि कार्बन क्या है और कार्बन से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी आपका चैप्टर में दिया हुआ है, उस चीज के अनुसार हम आज इस श्रृंखला को फिर से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन क्या है। कार्बन आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है C से, इसका संकेत C है, इसकी परमाणु संख्या जो है वो 6 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। इसकी परमाणु संख्या 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो S ब्लॉक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो P ब्लॉक है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात कार्बन के जो बाहरी कोष है वो इस तरीके से बना हुआ है। पहला कोष जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कोष जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही ये निर्भर करता है कि कोई भी तत्व जो है कार्बन है, उससे कोई दूसरा तत्व जो है वो किस तरीके से अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने से पहले क्या है कि वो कार्बन की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बाहरी कोष में, और कोई भी दूसरा तत्व है जो उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इस पर निर्भर करता है कि कार्बन जो है वो किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया कैसी होगी, अभिक्रिया का परिणाम कैसा होगा, या उसके अणुओं की संख्या कितनी होगी। ये सब इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो हम इतना देख चुके कि कार्बन जो है उसकी परमाणु संख्या 6 है, या बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो जो पहला कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और जो आखिरी कोष है अर्थात दूसरा कोष है, 2 ही कोष होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। तो अब यहाँ से हम आगे देखेंगे कि कार्बन किस तरीके से अभिक्रिया करता है और किस तत्व के साथ अभिक्रिया करता है और उसकी निश्चित शर्तें क्या है। तो आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन में आबंधन सहसंयोजी आबंध। कार्बन में आबंधन अर्थात कार्बन जो रिएक्शन करता है तो उसमें क्या क्या आबंध बनते हैं, किस प्रकार के आबंध बनते हैं, तो हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इतना तक हम जान चुके कि कार्बन जो है एक 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके बाहरी कोष में होते हैं, इसके साथ हम चल रहे हैं। तो अब देखिए कि कार्बन के बारे में कुछ पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं आबंध, एक देख लेते हैं कि आबंध कितने प्रकार के होते हैं और आबंध को हम परिभाषित कैसे करते हैं। जैसे देखिए, हम सबसे पहले आबंध की चर्चा करते हैं। तो आबंध का अर्थ क्या है? आबंध का अर्थ हम ऐसे समझेंगे कि कोई भी एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो उन लोग के आपस के बीच में जो होने वाली क्रियाएं हैं, तो उस क्रियाओं में जो वो दोनों तत्वों को आपस में एक साथ जोड़े रखने का जो कार्य करता है वही आबंध है। अभी आबंध अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे आबंध को अगर हम देखेंगे तो आबंध मुख्यतः 2 प्रकार का है, एक आयनिक आबंध और एक सहसंयोजी आबंध। आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध, तो ये दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। और एक तीसरा भी होता है, वो होता है उप सहसंयोजी आबंध। इसके बारे में आपको 10वीं कक्षा में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी ले अच्छी बात है। सहसंयोजी आबंध, तो ये 3 प्रकार है मुख्यतः। अब आयनिक आबंध में क्या है, एक आधारभूत अंतर है तीनों में कि आयनिक आबंध क्या होता है। आबंध को हम बॉन्ड बोलेंगे इंग्लिश में, कि कोई भी एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो एक तत्व अपना पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे तत्व को दे देता है, तो ऐसी स्थिति में आपका आयनिक आबंध बनेगा। इसीलिए इसमें आयंस बनते हैं। आयंस या तो ऋण आयन होगा या तो धन आयन होगा। ऐसी स्थिति में जैसे आप NaCl की हम जब बात करते हैं तो Na+ और Cl-, इस तरीके से ये आयनिक आबंध हो गया। लेकिन सहसंयोजी आबंध जो होता है वैसा नहीं होता, उसमें एक तत्व दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करती है। जैसे कि हम कार्बन और हाइड्रोजन के यदि हम देखते हैं, जैसे कि हम अगर CH4 लिखते हैं, एक कार्बन यौगिक है, ये CH4 है, तो इस तरीके से दिखाते हैं। लेकिन जब हम NaCl लिखते हैं तो Na+ लिखते हैं एंड Cl- लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि इस पर धन आयन है, इस पर ऋण आयन है, तो दोनों में एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, तो दोनों का विद्युत बल एक दूसरे को जोड़ के रखता है, इसलिए ये दोनों पास पास रहते हैं। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं है,
कभी यहाँ घूमता नहीं है। ए अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको दे दिया, इसलिए इस पर ऋण आ गया, इसलिए इस पर धन आ गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जो कि आपको कार्बनिक यौगिक में पढ़ना है वो सबसे अच्छा यही पढ़ना है, और सबसे यही आबंध कार्बनिक यौगिक में होता भी है, सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे इसको इंग्लिश में। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें दो तत्व जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, अर्थात साझेदारी करते हैं। तो ये साझेदारी जब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, न कि ये कंप्लीटली यहाँ चला जाएगा और न ही इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली यहाँ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है इसमें, बेसिक अंतर दोनों में यही है। आयनिक बॉन्ड में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसलिए इस पर चार्ज आ जाते हैं, एक धन आयन हो जाएगा और एक ऋण आयन हो जाएगा, इसलिए दोनों के बीच में एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है जो विद्युत आकर्षण है, विद्युत बल है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आयन का निर्माण नहीं होता, सहसंयोजी आबंध में आयन का निर्माण नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और एक ही इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से दोनों परमाणुओं के बीच में, दोनों तत्वों के बीच में घूमते रहता है और उससे दोनों एक पास बंधे रहते हैं। तो ये जो आबंध है वह सहसंयोजी है। अब उप सहसंयोजी में और सहसंयोजी में एक आधारभूत अंतर है कि इसमें क्या होता है कि इसमें सहसंयोजी में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों तत्वों के होंगे, लेकिन उप सहसंयोजी में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तत्व के होते हैं। जैसे अगर हम NO2 को बनाएं तो NO2 को हम ऐसे बनाएंगे, एक ये तो O तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन एक O में ऐसे आ जाएगा। इस तरीके से इसमें जो है O, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन का ही है, लेकिन वो घूमेगा दोनों तरफ, काउंट करेंगे दोनों के लिए, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होगा। खैर इस पर आपको बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, कक्षा 10 में आपको आगे हम 11-12 पढ़ाएंगे तो उसमें NO2 की कैसे हम चर्चा करेंगे। तो अभी मुख्य रूप से हमें पढ़ना है सहसंयोजी आबंध। देखिए तो हम लिख लेते हैं आयनिक आबंध, जल्दी जल्दी हम करते हैं आयनिक आबंध। जो मुख्य बात है वही लिखते हैं, बाकी चीजें आप समझ रहे हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, पूर्ण स्थानांतरण होने से, पूर्ण स्थानांतरण होने से आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है एवं विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, एवं विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये उसका पूरा डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया कि होता क्या है। उदाहरण में हम देख लेंगे NaCl को। उदाहरण में जैसे में देख लीजिए कि आपका कार्बन क्लोराइड जो है, जिसको हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, एक NaCl जो है एक पूर्ण स्थानांतरण होगा इलेक्ट्रॉन का। अब हम सोडियम का बनाएंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इस वाले में 10 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहरी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, और एक तीसरा कक्ष जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से Cl- का जब हम बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन और फिर से इससे बाहरी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन। अब बचेंगे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसके बाहरी वाले में बचेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 7। तो इस तरीके से इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरीके से इसमें आ जाता है। तो यही होता है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण। जब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, और इसमें प्रोटॉन की संख्या, P से प्रोटॉन समझना है, जब प्रोटॉन की संख्या आपका इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाए, ऐसे केस में आपका धन आयन बनेगा, इसलिए ये जो सोडियम है इस पर हम प्लस चार्ज लिखते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 प्रोटॉन था,
अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 11 प्रोटॉन बचा और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो गई, इसलिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक हो गई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से आया तो ये 17 पहले था, अब 18 हो गए, और इस तरीके से यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, और इसको हम लिखेंगे Cl माइनस, और ये दोनों के बीच में एक विद्युत आकर्षण बल आएगा, आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल, इस तरह दोनों से एक साथ बंधे रहेंगे, और ये जो बनेगा उसको हम लिखेंगे NaCl। तो ये हो गया पूरा आयनिक बंध। अब हम देखेंगे सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सहसंयोजी बंध, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता, साझेदारी होती है, और दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काउंट किए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है एवं दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों तत्वों की कक्षा में घूमते रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों तत्वों की कक्षा में घूमते रहते हैं, दोनों तत्वों की कक्षा में घूमते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका परिभाषा, देख लीजिए। जैसे हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, हम देखते हैं एक कार्बनिक यौगिक जो है वो CH4, ये है मेथेन। तो मेथेन को हम जैसे में देख रहे हैं, तो ये हो गया कार्बन। तो कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, हम चर्चा कर चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन, तो ये 4 हाइड्रोजन, तो ये 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वास्तव में क्या स्थिति होती है कि वास्तव में ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से एक दूसरे के साथ, ये जो गोल गोल है, ए वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में ए वाला जो क्षेत्र है, इसमें ये दोनों घूमते रहेंगे, और ए वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये दोनों घूमते रहेंगे, इस क्षेत्र में ये दोनों घूमते रहेंगे, और इस क्षेत्र में ये दोनों घूमते रहेंगे। तो यहाँ पर ए वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ए क्षेत्र है, इस तरीके से घूमते रहेंगे, और एक आकर्षण उत्पन्न होगा, वो हम परमाणु आकर्षण या अणु आकर्षण या जो बोल लीजिए उसको, तो उसके सहारे ये दोनों बंधे रहते हैं। तो इसको हम ए वाला जो क्षेत्र है, इसी को हम आबंध से लिख देते हैं, और ऐसे दिखा देते हैं कि ए जो है CH4 इस तरीके से है। तो ये हो गया कार्बनिक यौगिक। तो ये था हमारा सहसंयोजी आबंध। आपको उप सहसंयोजी आबंध पढ़ना नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिए, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ना है, तो उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, 11th 12th में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हो गया, और कार्बन में यही बंध बनेगा, सहसंयोजी आबंध ही कार्बन में बनता है। ठीक है यहाँ तक, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। देखिए, तो अब हम एक बार देखते हैं कि अणु के प्रकार जो होते हैं, अर्थात जैसे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किस प्रकार से अणु का निर्माण करता है, नाइट्रोजन है तो वो किस तरीके से अणु का निर्माण करता है। तो उसके आधार पर एक और तरीका से बांटा जाता है अणु के प्रकार। ऐसा कहा जाता है कि अणु आबंध के आधार पर अणु के प्रकार, ठीक है, इस तरीके से आबंध के आधार पर अणु के प्रकार, आबंध के आधार पर एक सब पूछा जाता है, आबंध के आधार पर अणु के प्रकार। देखिए, तो आबंध के आधार पर क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं और N2 लिखते हैं। हम इसी 3 उदाहरण को देखेंगे, और यही आपका चर्चा भी किया है, इसी को समझना भी है। तो आबंध के आधार पर अणु के प्रकार जो होगा वो 3 प्रकार से होते हैं, एकल आबंधीय, द्विआबंधीय और त्रिआबंधीय। इसकी परिभाषा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। एकल आबंधीय, द्विआबंधीय और त्रिआबंधीय, द्विआबंधीय और त्रिआबंधीय अणु।
एकल आबंधी, द्विआबंधी और त्रिआबंधी बंधन। फर्क क्या है? फर्क इतना ही इसका डेफिनेशन है, जैसे इसको हम उदाहरण में H2 बोलेंगे। देखिए ऐसा अणु जिसके दो परमाणुओं के बीच सिंगल आबंध होता है उसको हम एकल आबंधी अणु कहते हैं। ऐसा अणु जिसके दो परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है दोनों, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये बन गया हमारा H2। तो ये जो H2 बना, अब इस H2 जो है हाइड्रोजन का एक अणु है, लेकिन इसको हम किस तरीके से वर्गीकृत करेंगे कि ये हमारा एकल आबंधीय अणु है। अब इसी तरीके से द्विआबंधीय अणु में हमारा ऑक्सीजन का उदाहरण है कि दो ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन जो है इसका दो इलेक्ट्रॉन आपस में अभिक्रिया करता है, तो ये जो है वो द्विआबंधीय अणु है। तो ये द्विआबंधीय अणु हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा O2। अब त्रिआबंधीय अणु क्या होता है, इसका उदाहरण देखेंगे कि N2। अब एक ही क्यों कर रहा है, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन को कक्षा पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए, दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ऑक्सीजन क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका 8 है परमाणु संख्या, तो 6 होते हैं, तो और बाहरी कोश में पहले से ही 4 हैं, इधर 4 हैं और A4 और A4, क्योंकि सात समझिए आबंध में दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए गिने जाते हैं, तो A4 हो गए। और फिर इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके से, तो अब इसके भी 4 हो गए। ठीक, नाइट्रोजन का क्या होगा कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 7 है, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए एक A नाइट्रोजन और एक A नाइट्रोजन, तो A नाइट्रोजन का 3 अणु अगर हम इधर लिखें 3 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इसका 3 इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे अभिक्रिया कर लेता है। अब इसका गिनेंगे तो ये 3 3 6 हो गए और 2 8, इसके लिए भी 3 3 6 हो गए और ये 2 8, तो इस तरीके से हमारा N2 बन जाएगा। तो ये जो हो गया त्रिआबंधीय अणु हो गया, क्योंकि इसके दो परमाणुओं के बीच में 3 आबंध है, त्रिआबंध है, इसलिए इसको त्रिआबंधीय अणु बोलेंगे, इसको द्विआबंधीय अणु बोलेंगे और इसको एकल आबंधीय अणु बोलेंगे। और अणु इसलिए क्योंकि एक ही तत्व से बन के मिल के बन रहा है, इसलिए तो ये भी पूछा जाता है। अब ये हम देख लिए, अब हम मुख्य रूप से अब यहां से कहिए तो हम कार्बन के बारे में चर्चा शुरू करेंगे कि कार्बन क्या है और कैसे चलता है। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है कार्बन का सर्वोत्तमुखी प्रकृति। इसका अर्थ क्या है, कार्बन के सर्वोत्तमुखी प्रकृति होने का अर्थ क्या है। कार्बन का सर्वोत्तमुखी प्रकृति, इसमें मुख्यतः 3-4 बातें याद रखनी है, क्योंकि कार्बन का सबसे पहले हम देख लेते हैं फिर नोट कर लेंगे। कार्बन का सबसे बाहरी कोश जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, वैसा तत्व जो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके या फिर एक इलेक्ट्रॉन को भी ग्रहण कर सके या 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके, मतलब 4 चाहिए। जैसे कि कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करेंगे। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अभिक्रिया करेंगे। इसी तरीके से अगर कार्बन को हम देखें तो 3-4 चीजें होती है। इसका चतुष्मुखीय प्रकृति जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कार्बन क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करे या तो ग्रहण करे। इसको अपना बाहरी कोश पूरा करने के लिए इसका बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी होती है। लेकिन यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसका जो भीतर का कोश है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसका जो भीतर का कोश है वो पूरा है। तो अब क्या करेगा कार्बन
कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेगा, ग्रहण करेगा। तो दोनों तरफ से जैसे बाकी तत्व है, जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमेशा चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से ज्यादा आसान है। अब देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना उतना ही मुश्किल काम है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो इसमें त्यागना और ग्रहण करने में अंतर की बात नहीं की जाती। अब लेकिन देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसको त्यागना भी और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना भी दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों तरफ अभिक्रिया कर सकता है। वैसे तत्वों से जो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, वैसे तत्व जो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करे तो उससे 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब यहाँ कार्बन क्या है, एक बाउंड्री के बीच में खड़ा है। जो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है उससे ले लेगा और जो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसको दे देगा। तो ये क्या हुआ कि दोनों तरफ अभिक्रिया कर सकता है, वैसे तत्वों से जो विद्युत ऋणात्मक है और वैसे तत्वों से जो विद्युत धनात्मक है। जैसे देखिए CH4 ए भी अभिक्रिया होता है और CCl4, ए आपका मेथेन हो गया और ए हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें है। तो अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि आप हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ए भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अब कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व से कर लिया, आप विद्युत धनात्मक तत्व से भी कर सकता है। जैसे कोई भी, या फिर आयनिक आबंध भी बनाने की क्षमता रहती है कार्बन में, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो बहुत रेयर होता है। लेकिन ये है कि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व से भी अभिक्रिया कर सकता है और विद्युत धनात्मक तत्व से भी अभिक्रिया कर सकता है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की भी क्षमता है और 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की भी क्षमता है। तो ये एक बड़ी बात है। अब दूसरी बात कि हाइड्रोजन से भी क्या कर सकता है, ऑक्सीजन से, और भी बहुत सारे तत्वों से, जैसे क्लोराइड है, और भी से भी कर सकता है। तो इसकी पहली बात, सबसे सर्वोत्मुखी प्रकृति में ये याद करना है, ये बताना है कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो विद्युत ऋणात्मक एवं विद्युत धनात्मक दोनों तत्वों से भी क्रिया कर सकता है। इसलिए कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, पहली बात। दूसरी बात कि कार्बन के एक कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी तत्व न मिले कार्बन के साथ अभिक्रिया करके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको दे देता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है इससे ग्रहण कर लेता है। तो इसके बाहरी कोश में 2 बच गए और इसके बाहरी कोश में 8 हो गए। तो अगर कोई अभिक्रिया करने के लिए तत्व नहीं है तो भी एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से अभिक्रिया करके एक नया तत्व बनाता है। एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा प्रकृति जो है वो तत्व और बाकी तत्वों में नहीं होती है कि एक तत्व अपने ही अणु से, अपने ही परमाणु से अभिक्रिया करके एक नया तत्व बना दे। जैसे कि कार्बन जो है अपना 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु कार्बन को दे देता है तो एक नया तत्व का निर्माण होगा। इस तरीके से इसको हम कहते हैं श्रृंखलन। या फिर इसको कोई और तत्व नहीं मिलता है तो एक कार्बन ही दूसरे कार्बन से अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरीके से कार्बन की संख्या और बढ़ जाती है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या और बढ़ जाती है। तो ये 2 मुख्य पॉइंट है। बाकी जो नॉर्मल पॉइंट्स है, जो सामान्य बातें हैं, जो सभी तत्वों में लागू होते हैं, वो तो लागू होते ही हैं, लेकिन ये 2 मुख्य बात है कार्बन के सर्वोत्मुखी प्रकृति में, जो बाकी सारे तत्वों से इसको अलग कर देता है, जिसके कारण इसकी यौगिक की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसको हम लिख लेंगे। चलिए, तो सर्वोत्मुखी प्रकृति में मेन हम 2 पॉइंट लिख रहे हैं और बाकी जो सब पे लागू होता है तो है ही। पहला पॉइंट क्या है कि कार्बन की परमाणु संख्या, बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होने के कारण कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण कार्बन विद्युत ऋणात्मक एवं विद्युत धनात्मक, कार्बन विद्युत ऋणात्मक एवं धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से अभिक्रिया कर सकता है। धनात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से अभिक्रिया कर सकता है।
आप बता सकते हैं इस तरीके से। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को यहाँ क्या मान सकते हैं कि वो विद्युत धनात्मक तत्व है, और क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करता है और कार्बन जो है वो क्लोराइड से भी अभिक्रिया करता है। इस तरीके से इसकी यौगिकों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरा बात क्या है कि कार्बन स्वयं ही कार्बन से अभिक्रिया कर लेता है। कार्बन का एक परमाणु दूसरे कार्बन से अभिक्रिया करके दूसरे कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग करके अभिक्रिया करता है। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग करके अभिक्रिया करता है। इसे श्रृंखलन भी कहते हैं, और श्रृंखलन को एक और प्रकार से बांटा जाता है। जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे, तो वहां भी श्रृंखला आता है, लेकिन इसको भी श्रृंखलन कहा जाता है। कार्बन का एक परमाणु दूसरे कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग करके अभिक्रिया करता है, उसे श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके साथ कार्बन के अणुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है, उसे श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे देख सकते हैं आप, जैसे कि एक कार्बन है, और जब बाकी जो हाइड्रोजन है वो तो है, लेकिन इस तरीके से एक कार्बन दूसरे कार्बन से अभिक्रिया कर सकता है। जैसे CC4 का भी आप कल्पना कर सकते हैं, हालांकि ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन की संख्या बढ़ती है। अब ये 2 गुण होने के कारण कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। लिखेंगे यहाँ कि ये 2 गुणधर्म होने के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। नीचे लिखने पर थोड़ा सा परेशानी होता है, तो आप समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि ये 2 गुणधर्म होने के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। बहुत अधिक लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये बहुत अधिक लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में जान चुके हैं। अब हम इससे आगे चलेंगे। आगे आपको पढ़ना है, सर्वतोमुखी प्रकृति हो गया। अब पढ़ना है आपको हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन का प्रकार। देखिए अब हम पढ़ेंगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया। मुख्य रूप से आपको यही पढ़ना है इस चैप्टर में कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, उसके प्रकार कैसे हैं और किस तरीके से उसको वर्गीकृत करते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं, उनके आधार पर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, आप एल्कोहल से परिचित होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एसिटिक एसिड है और भी सारी चीजें। तो हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। तब हाइड्रोकार्बन का सिंपल सा परिभाषा क्या हो जाएगा
ऐसा यौगिक, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन तब तो नहीं हो सकता ना, यौगिक है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन मिला हुआ है। तो ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन की मिलने से बनता है, अभिक्रिया करने के बाद निर्माण होता है, उसको हाइड्रोजन कार्बन कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। अब हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो निर्भर करते हैं कि कितना कार्बन कितने हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और दोनों के बीच में आबंध की संख्या क्या है। जैसे देखिए, हम बहुत परिचित हैं मेथेन से और एथेन से। देखिए, हम मेथेन की बात करते हैं और एथेन की बात करते हैं। तो मेथेन का सूत्र क्या होगा, CH4। एथेन का क्या होगा, एथेन का C2H6। ठीक है। अब ये दोनों में देखिए, अगर हम आबंध बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगा, CH4 का ये हो गया CH4, ये C2H6 का बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अब लेकिन यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और बात हम करते हैं एथीन का। एथीन का क्या हो जाएगा, C2H4। अब C2H4 तो इसमें भी क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसमें भी सारे कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब यहाँ पर हमें एक चीज देखना होगा कि अब यहाँ पर कार्बन अभी 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इसलिए एक कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए आपस में द्विआबंध बना लेता है। तो इस तरीके से एक कार्बन जो है, एक कार्बनिक यौगिक जो है इस कार्बनिक यौगिक से अलग है। जैसे एथीन जो है वो एथेन से अलग है, क्योंकि और अलग होने का मुख्य आधार क्या है, कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या। क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या जो है वो 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या जो है उससे कार्बन की संख्या से दोगुने से 2 अधिक है। इसमें कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या का अनुपात ठीक 2 है, और इससे फर्क पड़ता है कि यहाँ पर द्विआबंध होगा, एकलाबंध होगा या त्रिआबंध होगा। जैसे आप देखिए एथाइन की कल्पना कीजिए, आप एथाइन बोलिए, ठीक, तो एथाइन हो गया, या फिर आप इसको प्रोपाइन या आगे जो भी जितना कार्बन लगा सकते हैं उस तरीके से। तो ये एथाइन कैसे हो जाएगा, 2 ही कार्बन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है C2H2, तो 2 ही कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ये कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, त्रिआबंध हो जाएगा। तो एथेन, एथीन और एथाइन, ये तीनों के बीच में एक आधारभूत अंतर है, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस यही होता है कि 2 कार्बन अणुओं के बीच का आबंध की संख्या क्या है, उस पर निर्भर करता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन एथेन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन एथीन है और कौन सा हाइड्रोकार्बन एथाइन है। तो इस तरीके से ये अलग अलग गुणधर्म के आधार पर बांटे जाते हैं, और इसमें से भी ये 3 तो हो ही गए, इसमें से ये जो एथेन है और ये एथीन और एथाइन है, इसको एक अलग ग्रुप में रखा जाता है और इसको एक अलग ग्रुप में रखा जाता है। इसको जिस समूह में रखते हैं उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों को जिस ग्रुप में रखते हैं, जिस समूह में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्या अंतर हो गया कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन अणुओं के बीच केवल एकल आबंध हो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अणुओं के बीच एक से ज्यादा आबंध हो उसको द्विकार्बन बोलेंगे। क्या अंतर है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अणुओं के बीच में केवल एकल आबंध हो, और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अणुओं के बीच में 2 या 2 से अधिक, 2 या 3, बाकी 2 3 यही 2 बचते हैं, तो 2 होगा या 3 होगा, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो समझ गए पूरा, इसको लिख लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को परिभाषित कैसे करेंगे, हाइड्रोजन एवं कार्बन से बनने वाले पदार्थ को हाइड्रोकार्बन, जैसे आप कहना चाहें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर अभिक्रिया करने के पर जिसका निर्माण होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ऐसा यौगिक, ऐसा यौगिक, ऐसा यौगिक जिसका निर्माण हाइड्रोजन एवं कार्बन, जिसका निर्माण हाइड्रोजन एवं कार्बन, हाइड्रोजन एवं कार्बन की अभिक्रिया से होता है, कार्बन की अभिक्रिया से होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, हाइड्रोकार्बन का प्रकार, इसको 2 भाग में बांटा जाता है,
हाइड्रोकार्बन के प्रकार। पहला हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लिखते ही चलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त, दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे जिसमें दो कार्बन अणुओं के बीच में केवल एकल बंध हो, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे जिसमें दो कार्बन अणुओं के बीच या तो द्विआबंध हो या तो त्रिआबंध हो, तो उसको हम बोलेंगे असंतृप्त। संतृप्त में केवल, और फिर हम समजातीय श्रेणी की बात करेंगे तो उसके बाद और हम बात करेंगे। तो ये हो गया दो प्रकार। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन अणुओं के बीच या परमाणुओं के बीच, जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध हो, परमाणुओं के बीच एकल आबंध हो, एकल अर्थात सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप उदाहरण के तौर पर क्या दे सकते हैं, CH4, मेथेन देख सकते हैं, एथेन दे सकते हैं, C2H6, अब C3H8 देख सकते हैं। ये आपका क्या है, मेथेन है, एथेन है और प्रोपेन है। आप इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं आराम से। जो भी कार्बन है उसके, इसमें तो एक ही कार्बन है तो इसका क्या है, इसका तो बहुत आसान है, KCH4 हो गया। अब एथेन में देखिए, एथेन में कितने कार्बन की संख्या है, दो। मुख्य रूप से हमें निर्भर करता है कार्बन की संख्याओं पर, तो दो कार्बन की संख्या है तो हम पहले कार्बन की संख्या लिख लेंगे। और एक क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को बना लेंगे। तो दो कार्बन है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो दोनों के बीच बॉन्ड कैसी होगी, एकल बॉन्ड होगी, एक सिंगल बॉन्ड देंगे। बाकी हाइड्रोजन की संख्या बना देना है। बाकी यहाँ पर, और याद रखिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो आप कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना लेंगे तो उसके बाद अपने आप हाइड्रोजन की संख्या निर्धारित हो जाती है कि हाइड्रोजन की संख्या किसी तत्व में कितनी होगी। ठीक उसी तरीके से एथेन हो गया, प्रोपेन ऐसे ही होगा। तो इसमें क्या है, 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बन जो है वो एकल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा। क्यों, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एकल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा। तो अब यहाँ पर बाकी जितना बॉन्ड घटेगा उतना हाइड्रोजन लगा देना है, क्योंकि ये एक बॉन्ड बना चुका था, तो बाकी टोटल 4 बनाएगा तो बाकी 3 बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन जो है वो एक बॉन्ड बना चुका है, लेकिन एक कार्बन जो है ये 2 बॉन्ड बना चुका है, इसलिए इसके पास केवल 2 ही हाइड्रोजन आएगा, सबके पास 3 नहीं आएगा, क्योंकि जितना बॉन्ड घट रहा है 4 बॉन्ड की अपेक्षा कार्बन के पास, वो उतना ही हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा। इस तरीके से ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बस इसमें असंतृप्त जोड़ देना है, मेरे लिए आसान है कि हम यहाँ अ जोड़ दें। आप इसको फिर से पूरा लिखिएगा, इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक का मतलब 3, 4, 5, 6 का मतलब कुछ नहीं है, 2 या 3 बस, इसके बीच 2 या 3 आबंध हो, 2 या 3 आबंध हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसके उदाहरण में आपको ज्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको द्विआबंध वाले जो होंगे, उनको एल्कीन बोलते हैं और एल्काइन बोलते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे इसको हम देखते हैं C2H4, ये क्या हो गया, एथीन, और C2H6, C2H2 ये
सबसे पहले हम कार्बन बनाएंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त में अब डबल भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, अर्थात द्विआबंध भी हो सकता है, त्रिआबंध भी हो सकता है। तो हम पहले कार्बन बना लेते हैं, फिर हाइड्रोजन को लिख लेते हैं। हाइड्रोजन 4 गो है तो दोनों पर 2-2 हाइड्रोजन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखेंगे तो अब कार्बन के अब 3 ही बॉन्ड बनाया है। कार्बन हर स्थिति में 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन किसी भी स्थिति में 4 आबंध बनाते हैं, 4 से कम आबंध पर वो अभिक्रिया ही नहीं करेगा। तो इसके अभी 3 ही आबंध है, 1, 2 और 3। इसके भी 3 ही आबंध है तो एक क्या हो जाएगा, आपस में द्विआबंध जोड़ लेगा। और असंतृप्त है तो कम से कम 2 होगा या तो 3 होगा, सिंगल आबंध होने की तो बात ही नहीं है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक इसी तरीके से एथाइन में आपका 2 हाइड्रोकार्बन, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 2 ही है। तो पहले हाइड्रोजन लिख लीजिए। अब देखिए कि कार्बन कितना आबंध बना रहा है और 4 में कितना घट रहा है। यहाँ कार्बन 2 आबंध बनाता है और 4 बनाने में इसको 2 और घट रहा है। एक कार्बन भी 2 आबंध बनाया है, अभी 4 करने के लिए 2 आबंध और चाहिए, लेकिन एक किसी और तत्व से अभिक्रिया नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही है। तो अब क्या करेगा ये आपस में, अब मान लीजिए अब एक द्विआबंध बना दिए, तो अब एक कार्बन 3 बना रहा है और ये भी 3 बना रहा है, तो अभी भी ये संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन हर हाल में 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये दोनों के 4 हो। तो इस तरीके से हमको एक निर्णय करना है, ये निर्धारित करना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किसमें डबल बॉन्ड होगा और किसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस तरीके से हम पता करेंगे। तो ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हमें आगे पढ़ना है समजातीय श्रेणी। देखिए समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी मुख्य रूप से जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसी को हम क्या करते हैं और अच्छे से अध्ययन के लिए और आगे फर्दर हम उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन में यह है कि हम उसको एक समजातीय श्रेणी में बांटते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। अब इसको बांटने का आधार क्या है, बांटने का आधार है कि बहुत सारे जो कार्बनिक यौगिक है उनका गुणधर्म एक जैसा है, या फिर कार्बन की संख्याएं और हाइड्रोजन की संख्याएं जो है एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है, एक निश्चित संख्या में वो दोनों होती है। इस तरीके से हम लिखेंगे कि ये इस श्रेणी का है, ये इस श्रेणी का है। जैसे कि देखिए आप CH4 देखिए, C2H6 देखिए, C3H8 देखिए, इस सब में क्या है, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। अर्थात कार्बन की संख्या कितना है, 1, इसका 2 करो और फिर 2 जोड़ दो, दोगुने से 2 अधिक। इसमें भी क्या है, कार्बन की संख्या 2, इसका 2 गुना करो और 2 जोड़ दो, ये 6 आ जाएगा। इसमें भी 3 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अर्थात ये तीनों तत्व जो हैं उनमें एक समानता देखी जा रही है कि हाइड्रोजन की संख्या और कार्बन की संख्या का अनुपात जो है वो हमेशा एक जैसा है। ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से हम इसको देखेंगे C2H4, C3H6 और C4H8। देखिए इसमें भी क्या है, जो कार्बन की संख्या है वो हाइड्रोजन की संख्या का दोगुना है, जो कार्बन हाइड्रोजन की संख्या वो कार्बन की संख्या का दोगुना है, 3 गुना 2, ये क्या है 4 गुना 2। तो इस तरीके से यहाँ भी देखा जा रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या